to my YouTube channel Nurse Ease. Today we are going to learn about emetics and antiemetics. Emetics and antiemetics. Emetics or antiemetics होता क्या? So emetics are the pharmacological agents that induce emesis vomiting reflex, while antiemetics are drugs that prevent or relieve it. Emetics वो ड्रग होती है जो हम खाते हैं जिससे हमें वॉमिटिंग और एमसिस हो। वॉमिटिंग और एमसिस, वॉमिटिंग का ही दूसरा नाम एमसिस होता है। जैसे फीवर का दूसरा नाम पायरेक्सिया, ऐसी वॉमिटिंग का दूसरा नाम होता है एमसिस। और इसी एमसिस वर्ड को लेकर के ड्रग्स बनाए गए हैं एमेटिक्स। ठीक है, इसी वर्ड को यूज़ करते हुए हमने इसका नाम रखा है एमेटिक्स। तो वो ड्रग्स जो हम लेते हैं वॉमिटिंग कराने के लिए, अब हम क्यों लेंगे वॉमिटिंग कराने के लिए? पहले तो वॉमिटिंग होती क्या? सो इट इज इनवॉल्यूंटरी और फोर्सफुल एक्सपेंशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू माउथ एंड समटाइम्स नोज। वो इसमें क्या होता है, हमारा जो इनवॉलेंट्री एक्सपोजर होता है, हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इनवॉलेंट्री होता है, फोर्सफुल होता है। ठीक है, अब हम लोग क्यों करवा रहे हैं वॉमिटिंग? समटाइम्स हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं पॉइजनिंग वगैरह के, तो उन केसेस में हम एमेटिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं उनका गैस्ट्रिक कंटेंट खाली करवाने के लिए। वाइल एंटीएमेटिक्स आर ड्रग, एमेटिक्स ड्रग वॉमिटिंग करवा रही है, एंटीएमेटिक्स जो वॉमिटिंग को रिलीफ देंगी या उसको प्रिवेंट करेंगी। तो अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग के बारे में। फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग में हम देखेंगे कि वॉमिटिंग हो कैसे रही है। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रेन, मान लेते हैं कि ये ब्रेन, ठीक है, मान लेते हैं नहीं, ये ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन है और ये ब्रेन की स्टेम है, ब्रेन स्टेम है, ब्रेन की स्टेम नहीं, ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम में हमारा एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा में हमारा एक छोटा सा सेंटर होता है जिसे वॉमिटिंग सेंटर बोलते हैं। वॉमिटिंग सेंटर के पास एक छोटा सा रिसेप्टर होता है जिसे मस्कैरिनिक रिसेप्टर बोलते हैं, और जब ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तब हमारा वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कराता है। अब वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा अभी बता देते हैं। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये हमारे स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इसोफेगल के लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाता है, जिसकी वजह से हमारा इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है और उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये होता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के अंदर। ठीक, अब देखते हैं कि ये वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग सेंटर के पीछे एक छोटा सा हमारा होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसे हम CTZ भी बोलते हैं। इस CTZ के पास दो रिसेप्टर होते हैं, डोपामिन 2 रिसेप्टर और 5-HT रिसेप्टर। 5-HT रिसेप्टर को सेरोटोनिन रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, 5-HT रिसेप्टर को सेरोटोनिन रिसेप्टर भी बोलते हैं, और ये जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर लाई करता है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो कि प्रिवेंट करता है कुछ सब्सटेंसेस को ब्रेन में एंटर करने से, लेकिन क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है इसलिए जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसे साइटोटॉक्सिक एजेंट है मान लिए ब्लड में, तो वो इसे ट्रिगर करता है। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर से ही आप समझ पा रहे होंगे केमिकल ट्रिगरिंग रिसेप्टर, जो केमिकल से ट्रिगर हो जाता है। वो केमिकल्स जो कि हमारे ब्लड में होते हैं, केमिकल्स बेसिकली ड्रग्स, ऐसी कोई ड्रग्स जिनकी वजह से, जिनका साइड इफेक्ट में हम बोलते हैं ना कि ये इनके साइड इफेक्ट्स में वॉमिटिंग होती है, तो वो ड्रग्स जो हमारा वॉमिटिंग इंड्यूस करवाते हैं, वो ड्रग्स अगर मान लिया हमारे ब्लड में है और वो ब्लड हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के पास से निकलता है, तो वो ट्रिगर करवाता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को, और फिर वो जो है कि CTZ स्टिमुलेट करता है वॉमिटिंग सेंटर को, और वॉमिटिंग सेंटर पे जब मस्कैरिनिक रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाता है तो ये वॉमिटिंग रिफ्लेक्स करवाता है। अब आता है हमारा, हमने देखा कि ये जो पहला स्टिमुलेशन हो रहा है वो रहा है साइटोटॉक्सिक एजेंट्स इन CNS। जब ब्लड हमारे CNS पे पहुंच रहा है और ये CTZ को स्टिमुलेट करा रहा है तो उसकी वजह से वॉमिटिंग रिफ्लेक्स हो रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं हायर सेंटर की वजह से। हायर सेंटर में आप देख पा रहे होंगे पेन। ठीक है, हायर सेंटर में आप देख पा रहे हैं, रुके मैं दिखा रही हूँ। हायर सेंटर में आप देख पा रहे हैं पेन, रिपल्सिव स्मेल, रिपल्सिव साइट। अब हायर सेंटर से हम क्या समझते हैं? ब्रेन का ये सेरेब्रम, मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरेब्रम में जब हमें कोई पेन होता है या हम कुछ बैड स्मेल कर लेते हैं या कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे देख करके हमें नॉजिया फील होने लगता है, बहुत लोगों को होता है जैसे ब्लड देख करके वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है, तो ऐसे में ब्लड जब ऐसा सब हम स्मेल या साइट फील करते हैं हमारे सेंटर ऑफ द ब्रेन से, तो ये सिग्नल भेजता है हमारे वॉमिटिंग सेंटर को और ये स्टिमुलेट होकर के वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कराता है। तो दूसरा हमने ये देख लिया कि हमारा हायर सेंटर से वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कैसे होता है। तीसरा हमारा होता है मोशन सिकनेस की वजह से या फिर मॉर्निंग सिकनेस की वजह से। मोशन सिकनेस कैसे?
जब हम, आपने देखा होगा बहुत लोग कार वगैरह में या बस वगैरह में सफ़र करते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग फील होती है। तो हमारे जो मोशन सिकनेस है ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है। ईयर के अंदर मिडल ईयर में हमारा पार्ट होता है लैब्रिंथ। लैब्रिंथ का एक पार्ट होता है वेस्टिब्यूल। जब ये वेस्टिब्यूल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस के लिए। जब एयर का बैलेंस प्रॉपर नहीं होता है तब ये वेस्टिबुलर नर्व्स जो है, वेस्टिब्यूल से वेस्टिबुलर नर्व निकलती हैं जो सिग्नल लेकर के जाती है ब्रेन के वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे इसे मेंशन करा है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक का ये सिग्नल लेकर के जाती है। उसके बाद ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होता है इसके पास भी 2 रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिन टाइप 1 रिसेप्टर और मस्करेनिक रिसेप्टर। जब इसके पास सिग्नल आता है ये CTZ को स्टिमुलेट करता है और ये स्टिमुलेट करता है वॉमिटिंग सेंटर को और वॉमिटिंग रिफ्लेक्स होता है। तीसरा हमने देख लिया मोशन सिकनेस की वजह से, ठीक है। फोर्थ हमारा ये हमने देख लिया जो हमारा मेन जो है इसकी वजह से हो रहा है CNS में। मैंने देखा कि हायर सेंटर हमारा ब्रेन जब कुछ स्मेल कर ले रहा है तो वॉमिटिंग हो रही है, जब कोई साइटोटॉक्सिक एजेंट कीमोरिसेप्टर्स को ट्रिगर कर रहा है तो वॉमिटिंग हो रही है, या फिर मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग हो रही है। अब हम देखेंगे हमारा स्टमक जब इरिटेट होता है तो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कैसे होता है। जब हमने कोई मेडिसिन लिया, कुछ लिया और वो हमारे स्टमक में आया, ठीक है, तो जो हमारे स्टमक है उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। इसमें से एक सेल होती है एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, ठीक है, एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स होती हैं। तो ये जब कांटेक्ट में आती है, व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, जब ये साइटोटॉक्सिक एजेंट के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो ये रिलीज करती हैं सेरोटोनिन, ठीक है। जब सेरोटोनिन रिलीज होता है ये सेरोटोनिन आसपास के नर्व फाइबर में जो 5-HT3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसके साथ बाइंड करता है और फिर सिग्नल पहुंचाता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटरी जो कि हमारा ब्रेन में होता है, और फिर ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटरी वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करके वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कराता है। अब हम एक बार फिर से इसे रिकैप कर लेते हैं। ये होता है हमारा ब्रेन स्टेम का हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा में हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है जिसके पास हमारा मस्कैरेनिक रिसेप्टर होता है, और जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कराता है। वॉमिटिंग रिफ्लेक्स जिसमें हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सपेल्ड आउट होता है, ठीक है। ये इसके जस्ट पीछे होता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये साइटोटॉक्सिक एजेंट से ट्रिगर होकर के स्टिमुलेट करता है वॉमिटिंग सेंटर को और वॉमिटिंग सेंटर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कराता है। पहला हमने देख लिया साइटोटॉक्सिक एजेंट इन CNS। दूसरा हम देखते हैं हायर सेंटर की वजह से, जब कभी हमें पेन होता है या हम कुछ बैड चीज़ स्मेल कर लेते हैं, फाउल स्मेल कर लेते हैं, या कुछ बैड देख लेते हैं, बैड साइट रिपल्सिव साइट होती है, तब हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है वॉमिटिंग सेंटर को और ये वॉमिटिंग रिफ्लेक्स करवाता है। तीसरा हमने देखा मोशन सिकनेस की वजह से, जब कभी भी हम कोई झूला झूल रहे हैं या ऐसे हिल एरिया पे गोल गोल पे है, गोल गोल रोड पे हैं, या फिर मान लीजिए कार में बैठे हैं और वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो वो इसी वजह से होता है। मोशन सिकनेस जो हमारा लेबरेंथ का वेस्टिब्यूल होता है, जब इसमें डिसबैलेंस होता है, एयर का डिसबैलेंस होता है, तो वेस्टिबुलर नर्व सिग्नल लेकर के जाती है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास ब्रेन में, जिसके पास 2 रिसेप्टर होते हैं, हिस्टामिन टाइप 1 रिसेप्टर और मस्कैरेनिक रिसेप्टर। ये जब स्टिमुलेट होता है ये सिग्नल भेजता है वॉमिटिंग सेंटर को और ये कराता है वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, ठीक। फिर ये 3 हमारा CNS में काम हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि पेरिफेरल नर्व्स कैसे एक्ट कर रही हैं। तो जब हमारा कभी भी साइटोटॉक्सिक एजेंट हमारे स्टमक में आता है तो जो हमारी एंटेरोक्रोमैफिन सेल होती है स्टमक में, वो जब इनके कांटेक्ट में आती है तो रिलीज कराती है सेरोटोनिन, और ये सेरोटोनिन आसपास के नर्व फाइबर में जो 5-HT3 रिसेप्टर होते हैं उनसे बाइंड कर जाते हैं और फिर सिग्नल भेजते हैं वेगस नर्व के थ्रू न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटरी में, और ये फिर सिग्नल भेजता है वॉमिटिंग सेंटर को और वॉमिटिंग रिफ्लेक्स कराता है। अब हम सोच रहे होंगे आप कि ये हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें जो आप रिसेप्टर्स देख रहे हैं कि ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है तो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स हो रहा है, ये स्टिमुलेट हो रहा है तो अगले को स्टिमुलेट करके वॉमिटिंग रिफ्लेक्स करा रहा है, इसीलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। जब हमें ये पता होगा कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पे स्टिमुलेट होकर के वॉमिटिंग करा रहा है तो हम उस हिसाब से दवाई देते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास वॉमिटिंग सेंटर में मस्कैरेनिक रिसेप्टर होता है, CTZ में डोपामिन 2 रिसेप्टर, 5-HT रिसेप्टर, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास हिस्टामिन 1 रिसेप्टर, मस्कैरेनिक रिसेप्टर, और PNS में हमारा स्टमक के पास में था 5-HT3 रिसेप्टर। अब इन रिसेप्टर्स की वजह से हमें ईजी हो जाता है याद करने को कि कौन सी ड्रग कहाँ पर क्या ब्लॉक करके या फिर क्या इनिबिट करके या फिर क्या स्टिमुलेट करके काम कर रही है।
जैसे कि हम देख रहे हैं मॉर्फिन, तो मॉर्फिन क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है म्यू ओपियोइड रिसेप्टर इन सीटीजेड। ये हमने नहीं देखा, बट सीटीजेड में एक म्यू ओपियोइड रिसेप्टर होता है जिसे स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से सीटीजेड स्टिमुलेट हो गया तो ये जाकर के वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है और वॉमिटिंग सेंटर फिर वॉमिटिंग रिफ्लेक्स करवाता है। ठीक है, फिर हमारे पास होती है एपोमॉर्फिन। हम आपको सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहे हैं इसमें। ठीक है, एपोमॉर्फिन क्या करती है, इसको हम D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट भी कहते हैं। D2 रिसेप्टर डोपामिन 2 रिसेप्टर, ठीक है, D2 रिसेप्टर भी बोलते हैं इसे। तो हम D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं। एगोनिस्ट मतलब ये इसकी तरह वर्क करती है, मतलब कि ये जा करके इसको स्टिमुलेट कराती है। ये स्टिमुलेट करती है D2 रिसेप्टर इन सीटीजेड। एक बार सीटीजेड में D2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया तो फिर वो जा करके वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है और वॉमिटिंग करवाता है। फिर हमारे पास एक होती है एपिकैक। ये हमारी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करती है। मॉर्फिन और एपोमॉर्फिन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है। और ये जो एपिकैक है ये हमारी गैस्ट्रिक कि ये हमारी पेरिफेरल में वर्क करती है। तो जो एपिकैक होता है, एपिकैक ये दोनों हमारी CNS एक्टिंग ड्रग्स होती हैं और ये हमारी PNS एक्टिंग ड्रग होती है। ठीक है, तो एपिकैक क्या करती है, ये बेसिकली सिरप के उसमें यूज होती है। ये क्या करती है, इरिटेट करती है स्टमक की इनर लाइनिंग को। जब वो इरिटेट होती है तो वहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। मैंने बताया था सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज होता है, फिर वो सिग्नल भेजता है और वो इससे बाइंड करता है और वेगन नर्व के थ्रू सिग्नल भेजता है। वही लिखा है सेंड सिग्नल टू वॉमिटिंग सेंटर इन ब्रेन। तो ये 3 एमेटिक्स यूज होती हैं। ठीक है, ये जो है एपोमॉर्फिन ये 15 मिनट्स में वर्क करती है। ठीक है, 5 to 15 मिनट्स में वर्क करती है। और ये था एमेटिक्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं एंटी एमेटिक्स के बारे में। एंटी एमेटिक्स जो हमारी वॉमिटिंग को स्टॉप करती हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने रिसेप्टर पढ़ा था, ठीक है, सीटीजेड में जैसे हमने रिसेप्टर पढ़ा था 5HT रिसेप्टर और PNS में हमने पढ़ा था 5HT3 रिसेप्टर। तो ऐसे ही रिसेप्टर के बेसिस पे जो जहाँ पर जाकर के वर्क करता है उसी के बेसिस पे हमारी एंटीएमेटिक्स का क्लासिफिकेशन है। इसमें पहला क्लासिफिकेशन है हमारा 5HT3 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब 5HT3 रिसेप्टर पे जा करके उसको इनहिबिट करेंगे, उसको ब्लॉक करेंगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल होता है हमारा ऑन्डेनसेट्रॉन, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है। ये तब यूज़ करा जाता है जब साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस वॉमिटिंग होती है। कि हमने पहले ही देखा था कि जब भी पेट में हमारे स्टमक में कोई साइटोटॉक्सिक ड्रग आता है तो हमारे स्टमक से सेरोटोनिन रिलीज होता है और सेरोटोनिन जा करके वेगस इससे बाइंड करता है और फिर वेगस नर्व से सिग्नल भेजता है। तो जाहिर सी बात है जब भी साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होगी तो हम 5HT3 रिसेप्टर 5HT3 एंटागोनिस्ट को यूज़ करेंगे, जिसका एग्जाम्पल होता है हमारा ऑन्डेनसेट्रॉन। ये वही काम करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें तो ये हमारा ब्लॉक करता है जाकर के इसे, जिसकी वजह से ये आगे सिग्नल नहीं भेज पाता और ना ही हमारा वॉमिटिंग रिफ्लेक्स होता है। फिर आता है हमारा सेकेंड क्लास जिसमें होता है डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। डोपामाइन रिसेप्टर हमने पढ़ा था सीटीजेड में। अब जब सीटीजेड में डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो सीटीजेड हमारा आगे सिग्नल नहीं भेज पाएगा, जिससे हमारा वॉमिटिंग रिफ्लेक्स रुक जाएगा। एंटागोनिस्ट मतलब रुकेगा। इसका एग्जांपल होते हैं डोमपेरिडोन और मेटोक्लोप्रामाइड। डोमपेरिडोन बच्चों में यूज होता है और मेटोक्लोप्रामाइड जो है बड़ों में यूज होता है, एडल्ट्स में। इसका भी वही काम है, क्योंकि सीटीजेड के पास हमारा जब साइटोटॉक्सिक ड्रग जा करके कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा था तब जा करके हमारा वॉमिटिंग हो रही थी। तो ऐसे इसी वजह से जब भी साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस वॉमिटिंग होगी या तो हम ऑन्डेनसेट्रॉन देंगे, अदरवाइज हम लोग डोमपेरिडोन चिल्ड्रंस में लेंगे, तो फिर मेटोक्लोप्रामाइड देंगे। ठीक है, अब डोमपेरिडोन क्या करता है, जा करके सीधा जो है D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे सीटीजेड स्टिमुलेट नहीं होता है। लेकिन जो मेटोक्लोप्रामाइड है ये प्राइमरीली तो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, लेकिन अगर इसके हायर डोसेज दिए जाए तो ये जा करके जो है 5HT3 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देता है पेरिफेरल में। मतलब ये CNS में भी वर्क करता है और पेरिफेरल PNS में भी वर्क करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जा करके अगर इसके हायर डोसेज दे तो ये 5HT3 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है और इट ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोकाइनेटिक। इसे ये प्रोकाइनेटिक की तरह भी वर्क करता है। ये क्या करता है, ये 5HT4 एगोनिस्ट होता है। ये 5HT4 एगोनिस्ट भी होता है जो क्या करता है,
D2 और ये जो 5-HT4 एगोनिस्ट होता है, तो 5-HT4 एगोनिस्ट क्या करता है इधर बताते हैं। 5-HT4 एगोनिस्ट होने की वजह से ये जाता है और 5-HT4 के पास ये बाइंड कर लेता है मेटाक्लोप्रामाइड, जिससे क्या होता है एसिटाइल कोलिन का रिलीज होने लगता है। ठीक है, रिलीज होने लगता है एसिटाइल कोलिन। अब जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और साथ ही साथ क्योंकि ये D2 ब्लॉकर है तो डोपामीन का इसके ऊपर कोई इनहिबिटिंग इफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इधर ये डोपामीन को ब्लॉक कर रहा है और इधर एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर रहा है, और डोपामीन इसे इसका जो इफेक्ट होता है उसे इनहिबिट करता है। तो जब डोपामीन ही नहीं रिलीज होगा तो इसका इफेक्ट इसका ये तो काम करेगा ही। तो ये जो क्या करता है, ये फिर जा करके स्टमक में M2 या M3 M4 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। M2 M3 4 मस्कैरेनिक रिसेप्टर जो हमारे स्टमक में होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। स्टमक इंटेस्टाइन के आसपास जो भी रिसेप्टर होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करता है और क्या करता है गैस्ट्रिक की मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे जो है हमारा एम्पटिंग रेट, स्टमक एम्पटिंग रेट फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये साथ में प्रोकाइनेटिक की तरह भी वर्क करता है। ये हो गया हमारा सेकेंड क्लास। फिर आता है हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हिस्टामिन रिसेप्टर, हमने हिस्टामिन रिसेप्टर पढ़ा था वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के पास, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हमारी नर्व से ईयर से आ रही है। तो ईयर में क्या हो रहा था, मोशन सिकनेस की वजह से हो रहा था। तो जब भी हमें मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग होगी तो उसे रोकने के लिए हम हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, जिसका एग्जांपल होता है प्रोमेथाजाइन। ठीक है, प्रोमेथाजाइन जो मोशन सिकनेस में की वजह से जब भी हमें वॉमिटिंग होगी तो देंगे। ये क्या करता है, ये जाता है हिस्टामिन को ब्लॉक करता है और हिस्टामिन के साथ साथ D2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देता है। और साथ में ये जो है, ये जो वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है वहाँ पर स्टिमुलेशन को भी कम कर देता है, जिससे मोशन सिकनेस भी नहीं होती है और हमें जो है ना मोशन सिकनेस होगी, ना कोई सिग्नल आएगा, ना हिस्टामिन स्टिमुलेट होगा, ना वॉमिटिंग रिफ्लेक्स होगा। तो ये साथ ही साथ हमारा वेस्टिबुलर अपैरेटस के स्टिमुलेशन को भी रिड्यूस कर देता है और इधर हिस्टामिन और डोपामिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से सिग्नल आगे वॉमिटिंग सेंटर तक नहीं जा पाते हैं। फोर्थ होता है हमारा मस्कैरेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मस्कैरेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमारा हमने देखा था वॉमिटिंग सेंटर में भी होता है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में भी होता है, कहीं ना स्टमक में भी होता है। इसका एग्जांपल होता है हमारा हायोसिन। ये भी हमारा मोशन सिकनेस की वजह से जो भी वॉमिटिंग हो रही होती है उसे उस टाइम पे हम ये देते हैं। ठीक है, जब भी हमारा मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग होती है तो हम मस्कैरेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं या तो फिर हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। इसका एग्जांपल है हायोसिन। ठीक है, हायोसिन ये क्या करता है, जा करके मस्कैरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन आगे नहीं जाता और वॉमिटिंग रिफ्लेक्स रुक जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर emetics and antiemetics. Thank you. And for more such contents, please do like, share and subscribe my channel.